हाय गाइस, वेलकम। पार्ट 2 आ रहा है। अपन सेल एंड टिश्यू वाला चैप्टर जो थर्ड चैप्टर उसको पढ़ रहे थे और इसमें अपन जो पढ़ रहे थे अब सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले ही पढ़ चुके थे। उसके बाद में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन ने राइबोसोम पढ़ा। राइबोसोम के बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अपना गोल्जी एपरेटस। क्या है? गोल्जी एपरेटस। इसका काम भी समझ लेना हल्का सा कि क्या होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी कैमिलो गोल्जी ने। और मैंने कहा था मुझे दो नाम बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे नाम लगते थे, कैमिलो गोल्जी और जॉर्ज पैलेट के, तो मुझे इनका याद है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली मैंने आपको बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, सिस्टर्नी से, ठीक है, दूसरा वेसिकल एंड थर्ड ट्यूबुलर। ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। देखिए गोल्जी एपरेटस होता है उसमें मेनली जो स्ट्रक्चर पाई जाती है सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी पाई जाती है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस मेनली किससे बनता है? सिस्टर्नी से बनता है। तो लिख सकते हो गोल्जी एपरेटस मेनली कंपोज्ड बाय सिस्टर्नी। ये मेनली सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है। क्लियर हुई इतनी बात? और ये सारे सिस्टर्नी जैसे ऐसे, ये एक सिस्टर्नी हो गया, दूसरा सिस्टर्नी इसके साथ, तीसरा इसके साथ, ऐसे सारे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, पैरेलल अटैच होते हैं। मतलब अपन कह सकते हैं स्टैक, एक के ऊपर एक रख देते ना, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक ऑफ इनका अरेंजमेंट होता है, स्टैक अरेंजमेंट होता है। स्टैक पैरेलल अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको ना, बोल सकते हैं स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जितने भी सिस्टर नहीं है वो स्टैक पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, एक के ऊपर एक पैरेलल रखे होते हैं। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर बनती है। मतलब कि गोल्जी एपरेटस किससे बना होता है? सिस्टर्नी से बना होता है मेनली। अब गोल्जी एपरेटस एक्चुअली मैं बताना चाहूँ कि सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका एक न्यूक्लियस हो गया, तो यहां पर मान लो आप कि यहां पर ऐसे गोल्जी एपरेटस होगा, ऐसे एक के ऊपर एक ये रखी रहती है। ठीक है, अब इस गोल्जी एपरेटस सपोज ये है, ये गोल्जी का एक सिस्टर्नी मैंने ये बनाने की कोशिश करी, तो इस सिस्टर्नी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये समझ लेना बस। एक होता है सिस सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। ठीक है, बल्कि जो गोल्जी एपरेटस है उसके दो पार्ट है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। ठीक है, अब कैसे? जो सपोज न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है, ये हो गया सिस फेस। ठीक है, जबकि जो बाहर वाला पार्ट हो गया मेम्ब्रेन की तरफ वाला, वो हो गया ट्रांस फेस। तो ऐसे कह सकते हो सिस फेस होता है वो कह सकते हो टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास है, जबकि ट्रांस वाला पार्ट है वो टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। सिस पार्ट, ट्रांस पार्ट। ठीक है, दूसरी बात सुनो कि जो ट्रांस पार्ट है इसको अपन बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज बोलते हैं। जबकि सिस को अपन क्या बोलते हैं? सिस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। इसको भी बताऊंगा क्यों, जब अपन इसका काम पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा इसको क्यों फॉर्मिंग बोलते हैं और इसको क्यों मैचुरेशन बोलते हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हो कि जो सिस वाला पार्ट है ये कौन कौन वैक्स होता है। ठीक है, कैसा होता है? कौन वैक्स होता है, जबकि ये क्या होता है? कौन के होता है। जबकि मैंने डायग्राम में उल्टा बना दिया, सॉरी, डायग्राम में मुझे ऐसा बनाना चाहिए था इसको। डायग्राम में ऐसे बनाना चाहिए था, ये वाला पार्ट इसका कॉनकेव है, ऊपर वाला पार्ट कॉन्वेक्स है। मतलब कि जो ट्रांस वाला पार्ट होता है वो कैसा है? कॉनकेव होता है। ठीक है, अब समझो ये मैंने क्या बताया कि ये सपोज करो ये न्यूक्लियस था और ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। अब सपोज इनका काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग
अब इसका मतलब आप समझो, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग हर बुक में लिखा आएगा कि गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन होता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का होता है। कैसे? जिस तरीके से मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके दो पार्ट थे, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले ने क्या बनाया था? प्रोटीन बनाया था। इसने क्या बनाया था? मेनली लिपिड बनाया था या स्टेरॉइड बनाया था। ठीक है, अब ये प्रोटीन और लिपिड है, ये सेल के बाहर भी तो जाएगा, तो इनको पहले तो क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो ये सब बना के किसको भेज देगा? गोल्जी बॉडी को भेज देगा। किसको बोल देगा? गोल्जी एपरेटस को भेज देगा ये तो, कि भाई ये ले प्रोटीन, ये ले लिपिड, अब इसको तुझे सेल के बाहर भेजना है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? पहले तो इनको प्रोसेस करता है, इनको पैकिंग करेगा। मतलब पहले तुमको प्रोसेस करता है कि जो आपका प्रोटीन बना है इसको तो वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोप्रोटीन में, ठीक है, और जो लिपिड है इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलिपिड में। ये तो इसने क्या कर दी? इनकी पैकिंग कर दी, नॉर्मल लिपिड को ग्लाइको फॉर्म में चेंज करके पैकिंग कर दी। उसके बाद ये इसको बाहर फेंक देगा, एक्सोसाइटोसिस स्ट्रक्चर बना के ये इसको बाहर फेंक देगा। उसको अपन बोलते हैं पैकिंग करके, प्रोसेसिंग करी फिर पैकिंग करी। इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो वो क्या करता है कि यहाँ पे पूरा सब कुछ बन गया, सपोज करो यहाँ पे सब कुछ बन गया, पहले तो ये इसको लेगा, सिस पार्ट ना, ये जो फॉर्म है वो सिस है, ये ट्रांस है, तो सिस ने ये सबको लिया और सबको जो लिपिड और प्रोटीन था उसको इधर से कलेक्ट करा और इनको फॉर्म करा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में। मतलब कि इसने प्रोसेस करा, मतलब इसने बनाया है, इसलिए इसको फॉर्मिंग बोला। जबकि सब कुछ मैच्योर हो गया उसके बाद वो यहाँ से निकाल दिया गया और यहाँ से वो एक्सोसाइटोसिस करके सेल के बाहर चले गया, तो इस ट्रांस फेज को मैच्योरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर हो गया। मैच्योर जो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन में हैं उनको बाहर निकाल के फेंका गया है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला? ट्रांस फेज को मैच्योरेशन फेज बोला गया। इसकी ट्रिक मैंने आपको अच्छी लगी तो याद रख लेना कि कैसे याद करा, कंफ्यूजन से दूर रखा मैं इन सबसे। MTV एक चैनल आता था उससे, M मतलब होता है मैच्योर, T मतलब होता है ट्रांस और V से बनता है कॉनकेव। ये याद रखना, कॉनकेव, ठीक है। V आता है ना कॉनकेव में, कि कॉन्वेक्स कॉनकेव में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने NTV से याद रखा था, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ये याद रखना कि ट्रांस फेज है वो मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, सिस फेज है वो न्यूक्लियस की तरफ पाया जाता है। देखिए गोल्जी एपरेटिस का कोई काम पूछे तो क्या काम हो गया? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, है ना। और इसको प्रोसेसिंग क्या करता है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में चेंज करता है, पैक करता है और उसको सेल के बाहर फेंकता है, ठीक है। सेल के बाहर फेंकना नहीं बोलेंगे, एक्सपोर्ट करना बोलेंगे, है ना। और एक्सपोर्ट करने के लिए वो एक्सोसाइटोसिस का यूज करता है। तो इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा? गोल्जी एपरेटस को पढ़ा। इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने करा था। मेनली स्टैक पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होगा अपना? लाइसोसोम। अब मैंने बताया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके 3 या 4 प्रोटीन पार्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है और उसके बाद में होता है वो कौन सा होता है? आपका लाइसोसोम होता है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखना, लाइसोसोम, ठीक है। अब समझो लाइसोसोम क्या काम आता है, कैसे काम होता है। पहली बात तो ये समझो कि लाइसोसोम मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सिस्टर्नी होता है, ट्यूबुलर होता है एंड थर्ड जो अपन ने बात करा वेसिकल होता है। तो मैंने बताया कि जो गोल्जी एपरेटस है वो तो वेसिकल से मिलकर बना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी से मिलकर बनाता है, सॉरी गोल्जी सिस्टर्नी से बनता है, ठीक है। उसके बाद में बताया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूबुलर से बनता है और जो लाइसोसोम है वो वेसिकुलर से बनता है, वो वेसाइकल से बनता है। मतलब कि ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट बात आपको समझनी चाहिए कि जो लाइसोसोम होता है वो भी किससे मिलकर बनता है? गोल्जी एपरेटस इसको बनाता है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस इसको बनाता है, मतलब कि फॉर्म्ड बाय लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस है वो ही आपके लाइसोसोम को बनाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि लाइसोसोम एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, अब बताना वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम को बनाता है। अब जो लाइसोसोम होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो कि किलिंग का काम करते हैं, ठीक है। मेनली जैसे प्रोटीएज, इसमें प्रोटीएज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम जो भी है, कि जो इनको मार देते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेज में एंजाइम होता है, ठीक है। मतलब कहीं भी लिपिड है, प्रोटीन है किसी सेल का तो उस प्रोटीन को मार देंगे और सेल मर जाएगी। लिपिड है तो उस सेल का ये लिपिड मार देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके तो ये हाईली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब कि किसी भी सेल को ये मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट ये कि ये एसिडिक एनवायरमेंट में एक्टिव होते हैं। ये एसिडिक एनवायरमेंट जब पीएच 5 से 6 मिलेगी तभी ये एक्टिव होगा, जबकि साइटोप्लाज्म का पीएच होता है, साइटोप्लाज्म का पीएच होता है वो 7 होता है, तो ये नॉर्मल सेल में इनएक्टिव होता है। यदि आपके साइटोप्लाज्म का पीएच 5 हो गया तो लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है, और लाइसोसोम एक्टिव हो गया तो उस पूरी सेल को मार देगा। कैसे मार देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, एसिड, ठीक है। अब ये अबंडेंट किसमें पाया जाता है, किसमें रिच होता है, जितनी भी फैगोसाइटिक सेल होती है, जितनी भी अपनी बॉडी में फैगोसाइटिक सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, उन फैगोसाइटिक सेल में जो लाइसोसोम होता है वो रिच अमाउंट में होता है, उनमें लाइसोसोम है बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल मतलब कि जो मैक्रोफेज हो गया अपना, माइक्रोग्लियल सेल हो गई, कोफर सेल हो गई, जो भी फैगोसाइटिक सेल है उनमें लाइसोसोम रिच पाया जाता है, ताकि कोई भी बाहर का एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर आई, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स आ गए, या कोई अपनी बॉडी में डेड सेल है, आपको आगे जाके बताऊंगा कि इन सब में रिसेप्टर होते हैं, जैसे माइक्रोब्स होते हैं उनमें पैम्स रिसेप्टर होते हैं, डेड सेल है इनमें डैम्स रिसेप्टर होते हैं। ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है ना। ये हो गया, या कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई तो ये एक्टिव हो जाएगा, फैगोसाइटिक सेल एक्टिव हो जाती है, वो अपने लाइसोसोम को एक्टिव कर देती हैं। एक्टिव भी कैसे करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कि ये NO2 का रिलीज बढ़ा देती है। NO2 यहाँ पे क्या करता है, एसिडिक एनवायरमेंट कर देता है, और एसिडिक एनवायरमेंट हो गया तो जो पीएच आपका 7 था वो 7 से 5 हो जाएगा, और लाइसोसोम एक्टिव हो जाएगा, लाइसोसोम एक्टिव हो जाएगा और ये किलिंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किलिंग करने में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो रप्चर हो जाएगा। सपोज करो ये रप्चर हो जाता है, रप्चर इन सेल, सेल के अंदर ही रप्चर होता है, इन ओवन सेल में, ये देखो खुद की सेल में, तो ये खुद की सेल को भी मार सकता है। सपोज किसी साइटोप्लाज्म का एनवायरमेंट है वो पीएच हो गया अपने आप, तो ये तो रिकॉग्नाइज करने का कि अब मुझे एक्टिव होना है, और ये एक्टिव हो जाता है तो पूरी सेल को खत्म कर देता है, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो सेल के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, कि ये खुद की सेल के लिए भी डैमेज कर सकता है, खुद की सेल को भी डैमेज कर सकता है यदि ये अनवांटेड रप्चर इसके अंदर देखने को मिल गया तो, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस या ऑटो डिग्रेडेशन भी बोलता है। तो इस तरह अपन ने लाइसोसोम को पढ़ा। अब लाइसोसोम में अपन ने क्या क्या पढ़ा, कि लाइसोसोम एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो गोल्जी बॉडी के द्वारा बनती है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पीएच, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। नॉर्मल पीएच जो 7 होती है साइटोप्लाज्म की उस पे काम नहीं करती, इसलिए इनएक्टिव पड़ा रहता है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट। जब ये मेनली फैगोसाइटिक सेल में पाया जाता है, जिसका मेन काम होता है कि जो माइक्रोब्स आता है, फॉरेन बॉडी आती है या कोई भी डेड सेल है उनको रिकॉग्नाइज करके मारना, तो उन सेल को कहता है फैगोसाइटिक सेल। और वो मारती कैसे हैं, वो लाइसोसोम की हेल्प से ही मारती हैं। अब लाइसोसोम को एक्टिव करने के लिए उस टाइम ये NO2 को रिलीज करते हैं, NO2 को रिलीज करने से वहां पे एसिडिक एनवायरमेंट बन जाता है, जिसके जो लाइसोसोम है वो रप्चर होती है और उस पूरे ऑर्गेनिज्म को मार देती है। लेकिन कई बार ना कोई बाहर का एजेंट आया, कोई फॉरेन बॉडी डेड सेल नहीं है, तब भी ये कई बार क्या हो जाता है, अपने आप में एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है तो खुद की सेल के अंदर ही लाइसोसोम फट जाता है, अनवांटेड रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से ये पूरी सेल को खत्म कर देता है। इसको बोला जाता है क्या, सुसाइडल
बैग, इसलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ना और भी अच्छे से समझ में आएगा। रोज एंड विल्सन आप सब खरीद लेना, है ना, या खरीदना हो तो सब आजकल टैब लेके चलते हैं, टैबलेट लेके चलते हैं, उस टैबलेट में उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ते रहो। मैं क्लास लेता हूँ, उसके बाद में आप उस बुक की रीडिंग लगा लिया करो, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा, कंपटीशन में बैठोगे तो ऐसे लगेंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि नर्सिंग की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उनको लाइन टू लाइन आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लेने वाला, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, सबसे मेन सेल ऑर्गेनेल का है, उसको मैं एंड में पढ़ा रहा हूँ और उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, क्या नाम है, न्यूक्लियस। समझना इसको बड़े ध्यान से। न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी वो किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है, वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। जबकि सबसे छोटे की अपन ने बात करी थी वो होता है राइबोसोम होता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। ये भी ध्यान रखना कि न्यूक्लियस भी नॉर्मली नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये याद रखना कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की। लेकिन जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया, स्टेन मतलब उसमें कलर डाल के उसकी स्टडी की गई, स्टेन स्टडी करी थी किससे, बेसिस डाई से। किससे करी थी, बेसिस डाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आता है कि जेजीबी करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं जेजीबी प्रोसेस बोलते हैं। जेनस जेनस ब्लैक ग्रीन था उसको जैसे करते हैं, जेनस जेनस ग्रीन जी से करते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस को भी किसी किया जाता है, बेसिस डाई से किया जाता है, और उसका नाम होता है एसिटोकार्मिन। क्या होता है, एसिटोकार्मिन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एसिटोकार्मिन से इसको क्या किया था, कलर्ड किया गया, और कलर्ड करने के बाद देखा कि इसमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है। एक्सटेंसिव नेटवर्क का मतलब कि इसमें काफी धागे ही धागे से पड़े, है ना, और उन धागों का आगे जाके जो नाम दिया कहते हैं वो दिया गया क्रोमेटिन, है ना। और ये काम किसने किया था, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, उन्होंने ये काम किया था। वो पूछे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, और क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर होना चाहिए फ्लेमिंग ने करी। किसने की, फ्लेमिंग ने करा। उसने क्या करा था कि सपोज ये एक न्यूक्लियस है, और उसने जब न्यूक्लियस को डाई किया गया तो डाई करने के बाद देखा गया कि इसमें तो काफी सारे धागे धागे पाए जा रहे हैं, धागे धागों का नेटवर्क है, और ये धागे धागे और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, आपका क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन है। क्लियर हुई इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात ये बताता है कि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। न्यूक्लियस के अंदर भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। इस प्रोटोप्लाज्मिक को मैंने शुरू की क्लास में इसके ऊपर ध्यान दिया था कि इसको प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी कैसे है। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कि ये सपोज करो पूरी सेल है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। पूरी सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड हो गया, जो बाहर का जो न्यूक्लियस के अंदर है वो तो क्या, न्यूक्लियोप्लास्ट, और जो न्यूक्लियस से बाहर है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसलिए मैंने इसको प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी बोला कि ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक बॉडी नहीं बोला, जबकि और ऑर्गन साइटोप्लाज्मिक बॉडी बोल सकते हैं, ये प्रोटोप्लाज्मिक बोला, ठीक है। इसका मेनली काम क्या हुआ, इसका मेनली काम हो गया एक तो जेनेटिक रेगुलेशन का, ठीक है। जेनेटिक रेगुलेशन कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं, है ना, तो क्रोमेटिन ही आपके जीन एक्सप्रेस करता है। दूसरा ये कंट्रोल करता है पूरी सेल पे, कंट्रोल ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो सेल की मेनली मेटाबॉलिज्म होती है, उससे मेनली कंट्रोल आपके न्यूक्लियस का ही होता है। तो ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, जो कि आपकी बॉडी में जेनेटिक रेगुलेशन और आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लियस है वो आपकी आरबीसी सेल में नहीं पाया जाता। जो आरबीसी होती हैं, जिसको आप इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हो, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
क्यों नहीं पाया जाता है? इरिथ्रोसाइट रेशनल देता है इसका कि मैं मेरी सेल के अंदर यदि न्यूक्लियस ले लूंगी तो जो मेरा मेन काम है क्या, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का और हीमोग्लोबिन कंटेन का, उनको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा ऑर्गन है। यदि मैं इसी ऑर्गन को हटा देती हूँ, है ना, आरबीसी कहती है यदि मैं इस न्यूक्लियस को हटा देती हूँ तो उस जगह पे मैं काफी सारी ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन को क्या कर सकती हूँ, कंटेन कर सकती हूँ। इसलिए आरबीसी में, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखना, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉट ऑफ टाइम एग्जाम में ये पूछा गया है। अब न्यूक्लियस है, उसकी अपन थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के दो पार्ट है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसके दो पार्टों को पढ़ते हैं अपन। एक तो न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और दूसरा न्यूक्लियर एनवेलप होता है। तो अपन देखते हैं पहला न्यूक्लियर एनवेलप। पहले अपन न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। तो देखना कि जो न्यूक्लियर की जो एनवेलप है वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है। मैंने बताने कि कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है, और उन दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन की जो स्पेस बनता है बीच में उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। वेरी जी, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जैसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था, उसी तरह यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अब दो मेम्ब्रेन कौन कौन सी हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पोर्स, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, काफी सारे होल पाए जाते हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपोनेंट है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में भेजना हो या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना हो तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें एक लैमिना कवर होती है, मतलब कि एक पतली सी झिल्ली कवर होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लैमिना। मेन बात क्या है कि जो पोर्स में जो प्रोटीन पाया जाता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। पोर्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन बोलते हैं। जबकि जो ये लैमिना में जो प्रोटीन पाया जाता है इसको बोलते हैं लैमिन प्रोटीन। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैमिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी लैमिना में जो प्रोटीन पाया जाता है लैमिन प्रोटीन बोलते हैं, और जो पोर्स में प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन बोलते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये बहुत डेंस फ्लूइड होता है, डेंस फ्लूइड इतना होता है कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोलोइड बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, ये पार्टिकल की साइज जो थोड़ी बड़ी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कोलोइड बोलते हैं। तो बहुत डेंस होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलोइड होते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में मेनली दो ऑर्गन पाए जाते हैं, दो पार्ट पाए जाते हैं, आप सब जानते होंगे। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, जिसको अपन बोलते थे हिंदी में, क्या बोलते थे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, न्यूक्लियोलस, हिंदी में बोलते केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और दूसरा होता है, मैंने कहा कि काफी सारे वहां पे धागे धागे पाए थे, जब एसिटोक्रोमिन से एसिटोकार्मिन बेसिस डाइसिस स्टेन किया गया तो उसको बोला था अपने क्रोमेटिन नेट। जो भी काफी सारे धागे धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती, किसने डिस्कवरी की थी, फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। ध्यान देना कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन लेस है, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये मेम्ब्रेन लेस क्या है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बिल्कुल डेंस पार्ट होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इस पे। और दूसरी बात, इसका काम क्या होता है, ये आरएनए होते हैं, जो आरएनए होता है उनका सिंथेसिस का काम करता है। मतलब कि यहाँ पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प मिलती है। मतलब कि यहाँ पे क्या बनता है, आरएनए बनता है, इनडायरेक्टली ये प्रोटीन हेल्प, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये आरएनए बोलते हैं। इसलिए इसको अपन ये भी बोल सकते हैं राइबोसोमल फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। तो इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम मेनली कहां कहां पाया जाता है, राइबोसोम फ्रीली भी पड़ा रहता है,
यदि मैं बात करूं राइबोसोम, अपने कोई पूछे कि सेल में कहां का भी, तो राइबोसोम फ्री भी पड़ा रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तीसरा न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो तीन चार जगह राइबोसोम पाया जाता है, और जहां राइबोसोम पाया जा रहा है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। तो न्यूक्लियोलस मेनली मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन होता है। यहाँ पे आरएनए या राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको राइबोसोमल क्या बोलते हैं, फैक्ट्री भी बोला जाता है। इसमें मेनली एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, और बड़े ध्यान से देखना, उस स्ट्रक्चर का नाम इंपॉर्टेंट है, NOR। इसका मतलब होता है न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन। न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन ये होता है, एक्चुअली में जो न्यूक्लियोलस होता है उसी को NOR, थोड़ा टेक्निकल टर्म में NOR बोल देते हैं, लेकिन मेन मतलब होता है कि जहां पे न्यूक्लियोलस, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन नेट होता है, जो क्रोमेटिन का जो नेट होता है उससे अटैच होता है। न्यूक्लियोलस जहां पे क्रोमेटिन नेट से अटैच होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, NOR बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन क्या होता है, जहां पे न्यूक्लियोलस है वो क्रोमेटिन नेट से अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, NOR बोलते हैं। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे क्रोमेटिन नेट, कि क्रोमेटिन नेट क्या होता है। तो मैंने बताया कि क्रोमेटिन नेट ऐसे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर काफी सारे धागे धागे पड़ रहते हैं, तो ये धागे धागे इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इनमें क्या होता है, DNA होता है, इनमें क्या होता है, RNA होता है, इनमें काफी सारे स्टोन वाले प्रोटीन होते हैं, DNA RNA स्टोन होता है, और इनका जो ग्रुप बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्रोमेटिन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक तो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। ठीक है, अब हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, एक ही जगह बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डार्क भी हो जाते हैं, डेंस हो गया तो डार्क हो गया, और ये इनएक्टिव होते हैं, जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये जीन एक्सप्रेशन नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डांस हो गए, डांस होने के बहुत ज्यादा ये कॉइल्ड हो गए, अब ये काम के नहीं रहे, इसलिए इनको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। जबकि जो लाइट वाला पार्ट होता है, जो इतना ज्यादा डेंस नहीं होता, इतना ज्यादा कॉइल नहीं होता, लाइट होता है, लूज होते हैं, इसमें जो क्रोमेटिन है वो थोड़े लूज होते हैं, और ये इनको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और ये जेनेटिक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो दो तरह के होते हैं क्रोमेटिन भी, एक यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। अब मेनली देखो, कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, मेनली मैं देखता हूँ कि जब तक हम पढ़ाते हैं तो कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं मेनली, वो किन चीजों में होते हैं, एक होता है क्रोमेटिन, और एक होता है क्रोमोसोम। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक होता है DNA होता है, और एक होता है जीन। वैसे जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन मेनली अपन देखते हैं ये होते क्या है, इनको मैं आपको समझाता हूँ कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, DNA जीन क्या क्या होता है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि भाई DNA होता है, सबसे पहले क्या होता है, DNA पढ़ते हैं। एक धागा होता है साहब, ऐसा पढ़ा होगा, एक 2.2 मीटर का एक धागा होता है, जिसकी लेंथ 2.2 मीटर होती है। ये डबल धागे होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, DNA बोलते हैं। फिर बाद में जो ये DNA होता है, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, स्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, स्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है। तो ये DNA प्लस स्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आपके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें धागे की फॉर्म में पड़े रहते हैं। ठीक है, एक धागे की तरह, ऐसे मान लो ऐसे धागा ही धागा है, ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जो धागे की फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो आपको समझ में आ गया क्रोमेटिन क्या है, कोई शेप नहीं है, जो DNA और प्रोटीन मिलके जो धागे के फॉर्म में, एक थ्रेड की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, उसको अपन ने क्या बोला, क्रोमेटिन या क्रोमेटिन नेट बोला। और इसी के दो पार्ट बता दिए, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अब जब आप अपन जो जैसे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेल्यूलर डिवीजन, आप जब सेल्यूलर डिवीजन पढ़ते हो तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सेल्यूलर डिवीजन में एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। उसमें क्या होता है कि जो ये ऐसे धागा पड़ा हुआ है ना, ये क्रोमेटिन का ऐसे काफी सारे धागे, उलझे हुए धागे पड़े हुए हैं, ये धागे बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंडेंसेट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अरेंज हो जाते हैं, वो बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं।
ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। मैं दोबारा, ये स्ट्रक्चर सही नहीं बना, मैं दोबारा बनाने का ट्राई करता हूँ। बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। जो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ये तो भाई क्रोमोसोम बन गया। और इस क्रोमोसोम में आप देख रहे हो दो पार्ट है, एक तो इससे अलग ये, एक इससे अलग ये। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को, इनको अलग अलग बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। इनको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड बोलेंगे। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा पार्ट होता है डीएनए, सबसे छोटा पार्ट होता है डीएनए। डीएनए से मिलकर क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं, क्रोमेटिड। और दो क्रोमेटिड मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अपने ह्यूमन बॉडी में बात करें तो 23 पेयर तो गैमेट सेल में पाए जाते हैं, और 46 होते हैं वो आपके किस में पाए जाते हैं, आपके नॉर्मल सेल में 46 पेयर पाए जाते हैं। सॉरी, पेयर नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि नॉर्मल जो हैप्लॉइड सेल होते हैं, जो गैमेट होते हैं, उसमें 23 क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि जो डिप्लॉइड सेल, नॉर्मल सोमेटिक सेल होती हैं, सोमेटिक सेल जो डिप्लॉइड होती हैं, उनमें 46 या 23 पेयर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिड होता है। अब बात है कि जीन क्या होता है। तो जो जीन क्या होता है, बेसिस यूनिट होती है, एक सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है जीन होती है ना। जो डीएनए का, जैसे इतना बड़ा डीएनए का धागा था ना, ये धागा इतना बड़ा डीएनए का धागा था, तो इस डीएनए के धागे के छोटा सा फॉर्म है जहां पे जीन एक्सप्रेस होता है, जहां पे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। तो इसकी छोटी सी यूनिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या डिफरेंस है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अपन ने सेल ऑर्गेनेल्स को पूरे पढ़े। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार इन सेल ऑर्गेनेल को आप एक बार अपनी रोज एंड विल्सन वाली बुक से जरूर पढ़ना, लाइन टू लाइन पढ़ना, आपको सब समझ में आएगा। बाय।